हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से 30 क्वेश्चन के हम ए टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और साइंस की पीवाईक्यू भी आपको इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज करेंगे हम टेस्ट नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जो ये टेस्ट सीरीज है ये सीडीपी की है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में बताना है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या होगी? यानी जो हमें अपने माता पिता से, अपने दादा यानी अपने पूर्वजों से जो मिले और कैसे मिलते हैं? जीन के जरिए। यानी जो गुण हमें अपने आनुवंशिक रूप से मिले, और आनुवंशिकता का जो निर्धारक होता है वो जीन होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं जिनसे हमें जो अनुवांशिक गुण है हमारे जो मम्मी पापा में वो हमें अपने मिलते हैं, यानी विरासत में मिले। एक प्रकार से आप ये लगा सकते हैं, जो गुण हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं वो अनुवांशिक हो गए। और पर्यावरण क्या होगा? पर्यावरण यानी उसको कैसा वातावरण दिया जा रहा है, कैसे उसको पालन पोषण किया जा रहा है, वो हो गया पर्यावरण। यानी कैसा इन्वायरमेंट उसको दिया जा रहा है। अनुवांशिक तो मिल गया, ठीक है। अब उन अनुवांशिक गुणों का कैसा पोषण किया जा रहा है वो हो गया हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इनकी क्या भूमिका है वो हमें बताना है। पहला है, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी क्या कह दिया कि कुछ तो अनुवांशिकता से प्रभावित होंगे और कुछ पर्यावरण से, पर ऐसा नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित, यानी अनुवांशिकता से भी होते हैं और पर्यावरण से भी होते हैं। दोनों की क्रिया पे निर्भर करते हैं कि कैसी क्रिया किए जा रहे हैं। गुण मिल गए हमें, अगर उनको अच्छे से उनका पोषण नहीं होगा तो वो गुण क्या हम में रहेंगे? कुछ गुण हम अर्जित भी करते हैं, वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया? प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चार है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए इसमें? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे पर्यावरण से हमारा सामाजिक विकास लगा लीजिए, ठीक है, वो पर्यावरण से प्रभावित यानी वातावरण से प्रभावित होगा। आनुवंशिक, जैसे कोई गुण आपके माता पिता में है तो वो आप में आ गया, ठीक है, तो वो आनुवंशिकता से प्रभावित हुआ। तो क्या हो गया? यही ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में सत्य नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? यानी प्याजे का सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, और प्याजे ने अपने इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई है। जैसे 0 से 2 कौन सी अवस्था? संवेदीकामक अवस्था। 2 से 6 प्राक संक्रियात्मक अवस्था। 6 से 11 या 12 तक कौन सी रहती है हमारी? कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक स्टेज। ठीक है, प्याजे ने ये कहा, और अपनी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं बताई। यानी कि इन अवस्था में, जैसे इस अवस्था में किसी उम्र में पहुंचता है बच्चा तो उसमें कुछ गुण विकसित हो जाते हैं, दूसरी अवस्था में पहुंचेगा तो एज बढ़ गई तो उसमें और ज्यादा गुण यानी विकास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा है कि पर्यावरण के संपर्क में आएगा बच्चा वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 4 दिया, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पर्यावरण के साथ तो संपर्क में आएगा तब उनका क्या विकास होगा, तो ये तो प्याजे ने कहा है, तो ये तो सही है। निरंतर अभ्यास के बारे में प्याजे ने कहीं नहीं कहा है कि जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करेगा उसने सीखा, अगर उसका अभ्यास नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहा था थॉर्नडाइक ने कि जैसे बिल्ली वाला प्रयोग किया था उन्होंने कि बिल्ली प्रयास करती है, लक्ष्य तक पहुंचती है, फिर भूल जाती है, फिर प्रयास करती है, यानी उसको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने, न कि प्याजे ने। तो ये इसमें सही हो जाएगा, 2 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है?
तो ये कौन सी अवस्था है और किसके द्वारा दी गई है? ये दी है पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है। और कौन सी अवस्था होगी? ये दूसरी। पहले 0 से 2 संवेदी गामक यानी जब बच्चा इंद्रियों से अनुकरण द्वारा सीखता है, वो इंद्रिय गामक दूसरी आती है पूर्व संज्ञा, जिसमें जीववाद का गुण आता है, भाषा का विकास हो जाता है बच्चे में। पलटन वाला यानी अल्ट पलट नहीं सकता, सीधा सीधा बता देगा बच्चा, वापस नहीं बता पाएगा उस चीज को। ठीक है। साधारण मानसिक क्रियाएं करने लग जाएगा। ठीक है। अहम केंद्रित होगा बच्चा इस वाली अवस्था में। कौन सी सीमा नहीं बतानी है? ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरी है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा है अहमता और अनुक्रमणता। ठीक है। तो सीमा नहीं बतानी है। तो तीसरे में कौन सा लग रहा है जो आपको सही होगा? तो प्रतीकात्मक विकास, विचार का जो विकास होता है वो होता है बच्चे में तीसरी अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। प्रतीक देख के बच्चा उनके बारे में सोचेगा। ठीक है। तो ये आएगा तीसरी अवस्था में, न कि पूर्व संक्रियात में। बाकी सब होता है, ध्यान लगाने लग जाएगा बच्चा, अहमता भी होगी, अनुक्रमणता भी आ जाएगी बच्चे में। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 3 का 2 नंबर ऑप्शन राइट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किसके अलावा जो खेल है बच्चे के विकास में भूमिका निभाता है। खेलने से बच्चे में क्या होती है? क्या आती है? ताजगी आती है, स्वस्थ महसूस करते हैं, स्फूर्ति आती है। ठीक है। उनका जो संतुलन है मतलब वो करना सीख जाते हैं। समायोजन जो शरीर होता है वो किसी भी स्थिति में क्या हो जाता है? समायोजित हो, यानी ऐसा सब उसमें आ जाता है खेलने से बच्चे के अंदर। ठीक है। और क्या नहीं होता वो आपको इसमें बताना है। पहला दिया वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। कंट्रोल तो आता है खेलने से बच्चे के अंदर, अपने शरीर को जैसे चाहे वो वैसा कर सकते हैं, तो ये ठीक है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये बात भी ठीक है। इंद्रियों का प्रयोग अब खेलने में तो वो उत्तेजित तो रहेंगी। ठीक है। तो ये भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नहीं, खेलना सिर्फ समय बिताना नहीं है, इससे हमें ताजगी महसूस होती है, स्वस्थ रहते हैं हम। ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो क्या रहती है? फ्लेक्सिबल, निपुणता वाला जो है वो रहता है इससे। तो ये वाला जो है इसके अलावा सब काम करते हैं खेल। ठीक है। वे नए कौशल हासिल करते हैं, यानी कोई खेल हमें नहीं आता है, हम देख के किसी के साथ खेल के सीखते हैं उस चीज को, तो नए कौशल तो हुआ। तो ये भी आ जाएगा। बाकी तो ठीक है, पर जो 3 है कि समय बिताने के लिए खेल आ जाता है, वो इसमें गलत हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ठीक है। कौन सा पर्सन, यानी नीचे कुछ पर्सन दिए गए उनमें से देखना है आपको कि कौन सा पर्सन ऐसा है जिसमें बच्चा इतना ज्यादा सोचने पे ध्यान देने लग जाएगा कि हाँ मुझे वो करना ही है। गंभीर रूप से सोचेगा बच्चा, उसमें कौन सा है वो? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दूसरा, सही जवाब क्या है? तीसरा दिया, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? 4 विविध तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है जो? तो विभिन्न आ गया, यानी एक से ज्यादा तरीके होंगे वही बच्चा क्या होगा? ज्यादा सोचेगा। ठीक है। सीधा सीधा आंसर हर कोई बता देगा, पर विभिन्न तरीकों यानी एक से ज्यादा तरीके से कैसे सोल्व करें इस चीज को, उसमें बच्चा सोचने में क्या हो जाएगा? मजबूर होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो ही राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ना नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें प्रगतिशील शिक्षा का बारे में बताया गया। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जिसमें बच्चा खुद से करेगा, क्रियाशील यानी करके देखेगा बच्चा। बाल केंद्रित शिक्षा भी बोल सकते हैं इसको प्रगतिशील, यानी इसको सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षण करवाया जाएगा। बच्चा खुद से करेगा, हर काम को खुद से करके देखेगा। ठीक है। वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो सहयोग में भी बच्चा खुद ही कर रहा है, परियोजना में भी योजना बनाएगा फिर उसको सोल्व करेगा, खुद ही कर रहा है। करके सीखने में भी बच्चा खुद कर रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन लग तो ठीक रहा है, बाकी और भी पढ़ते हैं। थमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रैंकिंग नहीं, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। 4 है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंक।
नहीं, तो क्षमता यानी जैसे बच्चे इंटेलिजेंट है उनका अलग बना देना, कमजोर है उनका अलग नहीं, इससे बच्चे में क्या होगा, हीन भावना आएगी। तो ये तो दोनों में 3 और 4 दोनों में दिया है, तो ये तो नहीं आएगा। अब बचा है ए और बी। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो ही राइट रहेगा कि करके सीखेगा बच्चा, इसमें परियोजना भी बनाएगा और सहयोग करेगा। सहयोग से बच्चे में समानुभूति भाव की भावना आएगी कि ये उसके साथ कैसा करना है, हमें सहयोग करेंगे एक दूसरे के विचारों को जानेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा उनको। तो 6 में फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो ही राइट रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा जिसमें बच्चा खुद कर रहा है बच्चा, यानी उसके ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके जीवन से संबंधित हो। कुछ ऐसा नहीं पढ़ाना जिसमें बच्चे ने ना तो आज तक देखा हो ना सुना हो, नहीं, उसको ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके जीवन से, जो दिनचर्या उसकी चल रही है या आगे आएगा, ऐसी शिक्षा देनी है ताकि वो उस चीज का इस्तेमाल कर सके जब जरूरत पड़े। ऐसे अनुभव प्रदान करने हैं हमें। तो पहला दिया, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। 4 पे दिया, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होगा? तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये इसमें राइट रहेगा। 7 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, वो आपको बताना है। यानी कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, 3 अवस्थाएं और 6 स्तर बताए हैं। पहली अवस्था पूर्व परंपरागत, दूसरी परंपरागत और तीसरी पश्च परंपरागत। पहले बच्चा दंड से आज्ञा मानकर करेगा, फिर एक दूसरे के साथ कि कल मैंने दिया तू मुझे दे, लेन देन वाला परस्पर विनिमय वाला भाएगा, फिर अच्छा बनने के लिए करेगा, फिर समाज के जो नियम है उनको अपनाने की कोशिश करेगा, फिर उनमें बदलाव चाहेगा और लास्ट में आंतरिक विवेक से सोचेगा बच्चा। ये सब प्यार इसने कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो इसमें देखना है कि उनका क्या योगदान रहा है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा क्या दिया, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं है। तीसरा है, ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 4 दिया, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए इसमें? तो इसमें आएगा जो फर्स्ट है कि उनके सिद्धांत में संज्ञान और एक सहयोगी तो भावना ला दी है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 9 नंबर, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती यानी समीप का क्षेत्र, तो ये किससे संबंधित है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये संबंधित है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का या विकास का सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि एक क्षेत्र होता है जहां तक बच्चा खुद सीख लेता है, फिर बाद में उसको ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है, जो उसको सहयोग दे सके, मार्गदर्शन दे सके। तो उसको कहा था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और वो जो क्षेत्र था जहां तक बच्चा करता है वो ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और जो ये सहायता सहयोग दिया जा रहा है मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा, उसको पहाड़िया ढांचा कहा था, स्केफोल्डिंग कहा। ठीक है, और निजी वार्तालाप के बारे में भी प्याजे ने एक वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो निकटवर्ती विकास ZPD हो गया। ठीक है, किससे संदर्भित हो गया, वाइगोत्स्की से। कौन सा सिद्धांत हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पहला ऑप्शन क्या दिया, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 4 है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस से लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा? इस संदर्भ को बता रहे हैं कि जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, यानी जहां तक बच्चा स्वयं कर लेता है वो है निकटवर्ती विकास। उसके बाद में उसको सहयोग की सहायता की जरूरत पड़ती है, वो उसका टीचर भी कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन में।
10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10 नंबर क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, यानी पर्सनैलिटी कैसी है उसकी? उभयलिंगी, ना तो वो स्त्री की भांति है ना पुरुष की भांति है, दोनों जैसा व्यवहार करता है, वो क्या हो जाएगा? उभयलिंगी व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्त्री जैसे गुण होंगे वो स्त्री, और जिसमें पुरुष जैसे गुण होंगे वो पुरुष जैसा व्यक्तित्व होगा। इसमें बताया उभयलिंग, यानी दोनों का मिला जुला रूप है उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में कैसा है? उभयलिंगी व्यक्तित्व है उसका। ठीक है, तो पहले स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। दूसरा है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरे में है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चार है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो इसमें रहेगा कि जिसमें मर्दाना यानी पुरुष जैसे और स्त्री गुणों का समायोजन हो, यानी दोनों का मिला जुला रूप रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और लिंग रूढ़िवादिता क्या होगी? ये तो वो हो जाएगा कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी, वो वाला है लिंग रूढ़िवादित, तो वो इसमें नहीं बताया, इसमें उभयलिंगी बताना है आप। तो 10 में क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी एक को छोड़ के बाकी सबसे बच्चे सीखते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, इस लिंग के बारे में यानी जेंडर के बारे में सीखते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है मीडिया, दूसरा दिया हुआ है सामाजिकरण सोशलाइजेशन, तीसरा है कल्चर संस्कृति, और 4 पे दिया हुआ है ट्यूशन। तो ट्यूशन से किसी प्रकार की कोई लिंग की कोई भूमिका पता चलता है? नहीं, ट्यूशन पे सब बच्चे आते हैं, सब पढ़ के घर जाते हैं। ठीक है, बाकी सब में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि मीडिया में, सामाजिकरण में, संस्कृति में, सब में लिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा, पर ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें लिंग के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा कि आप लड़के हो लड़की हो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जो 4 नंबर का है कि ट्यूशन के अलावा सबको छोड़ के, ट्यूशन को छोड़ के बाकी सबसे हमें लिंग की भूमिकाओं के बारे में ग्रहण करने को मिलता है कुछ ना कुछ। ठीक है, 11 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण यानी जो परीक्षण हमने मानक द्वारा तय किए हैं, ठीक है, बच्चे को जांचने के लिए कि क्या किए हैं उसने क्या नहीं किया, उन परीक्षणों की आलोचना के संबंध में आपको बताना है। पहला दिया, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा, इनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। 4 है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? तो इसमें रहेगा पहला ही ऑप्शन कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति, यानी कि इनको हमने पहले से ही निर्धारित कर लिया है कि इस बच्चे का ऐसे परीक्षण करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसने कितना सीखा उसके हिसाब से उसको देख के हम उसका क्या करें, परीक्षण करें, नहीं, हमने पहले से ही तय कर रखा है उस चीज को कि उसका ऐसे करना है हमें मूल्यांकन, उसका ऐसा करना है। तो ये क्या होगी, एक इसकी आलोचना है, इसलिए क्या है, ये पक्षपाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 12 में जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक यानी एक से अधिक, एकाधिक का क्या मतलब हुआ? जिसमें एक से अधिक बुद्धि है। वो सिद्धांत क्या कहता है? तो वो कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत, कि व्यक्तियों में एक से ज्यादा बुद्धि पाई जाती है, किसी में शारीरिक हो सकती है, किसी में गतिक हो सकती है, किसी में क्या प्रकृति के बारे में हो सकती है, किसी में संगीताई में बुद्धि हो सकती है, कोई अंतर व्यक्तिक हो सकता है, कोई अंतरा व्यक्तिक हो सकता है, यानी सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इस बात को सही बताएगा? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है? नहीं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये ठीक लग रहा है। तीसरा है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। 4 है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा? तो इसमें रहेगा बुद्धि कई प्रकार की होती है, यही बात सही रहेगी एकाधिक बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो 13 का जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग
कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, ठीक है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन कि बच्चे को कितना पता है और मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है। सीखने के मूल्यांकन की मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना आया और कितना नहीं आया। तो ये दोनों मूल्यांकन शिक्षक कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का उपयोग कर सकता है, वही हमें बताना है कि कहाँ कैसे कर सकता है, ठीक है। पहला है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा दिया हुआ है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तीसरा है बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? तो बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने की, इस बच्चे की कितनी क्षमता है, कौन सा क्षेत्र इसका अच्छा है, तो ये सीखने के लिए मूल्यांकन हो गया। और तदनुसार उसको शिक्षण रणनीति देना कि इसने शिक्षण मैं ऐसे करवाऊंगा तब ये बच्चे का विकास उस क्षेत्र में सही होगा। तो ये इसमें राइट रहेगा 2 नंबर जो ऑप्शन है 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत जो हमारा है कॉन्टिन्यूस है, कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन उससे संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, हमारे जो शैक्षिक पक्ष है यानी जो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका तो मूल्यांकन होता ही होता है, उसके साथ हम और किस क्षेत्र में बेहतर है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो वो है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, और ये निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आएगा जब लास्ट में जाएगा तब उसका मूल्यांकन होगा, नहीं, उसका लगातार ये मूल्यांकन चलता रहेगा। वो क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इससे संबंधित तो नहीं बताना है हमें, ठीक है। पहला क्या, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा है ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चार है बच्चे को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो जो तीन है, 1, 2 और 3, वो तो इसके क्या है, गुण है, विशेषताएं हैं। पर चार क्या दे दिया इसमें, जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो क्या दे दिया कि ये बच्चे को बोलेगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है, यानी उनको एक लेवल देने के लिए हम ये करते हैं, तो ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, 15 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बच्चों में प्रतिभाशालिता ब्लैंक के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता यानी बच्चों में हम बोलते हैं कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, तो वो उसका पर्यावरण भी हो सकता है उसमें, और अनुवांशिक यानी कुछ उसको मिल सकता है और कुछ उसको ऐसा पर्यावरण दिया जाएगा कि उसका जो गुण है और उसको ज्यादा पोषित किया जा सके। तो क्या होगा, ये दोनों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, पर्यावरण भी और अनुवांशिकता, यानी दोनों की अगर क्रिया अच्छी होगी, अनुवांशिक रूप से उसको अच्छा मिल गया पूर्वजों से, ठीक है, अब उसको अच्छा वातावरण मिल गया तो वो गुण और ज्यादा पोषित हो जाएंगे, तो वो प्रतिभाशीलता है वो हो सकती है उसमें और ज्यादा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतर क्रिया है ये, ठीक है। 16 का क्या आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो ही राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो सामाजिक आर्थिक यानी उनका समाज है, जब हम बोलते हैं पिछड़े वर्ग से आया, कि वहां पे उनको ऐसी सुविधाएं सुख सुविधाएं नहीं होती और आर्थिक रूप से भी वो वंचित रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई बच्चा आ रहा है वहां से विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो कैसे माहौल की आवश्यकता है वो आपको बताना है। अगर एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना है तो शिक्षक को ऐसे कि उनकी पृष्ठभूमि से ऐसे ऐसे आदर्श ऐसे उदाहरण या उनकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करनी चाहिए, तब उनको उन चीज से रिलेट करके समझाएगा तो वो बच्चा अपने आप को क्या करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहाँ से और कहाँ आ गया, उनको लगेगा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। दूसरा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। तीसरा उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। चार है बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनको जो कक्षा का माहौल है वो क्या करता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करता है वो करता है उनको
उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देगा अगर एक टीचर, ठीक है, तो वो बच्चा उस चीज का उपयोग करेगा और वो उसके विकास में योगदान देगा। तो यही ऑप्शन इसमें सही होगा। 17 का जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मक बच्चा यानी क्रिएटिव बच्चा है, जो हट के सोचता है वो क्रिएटिव बच्चा है। प्रतिभाशाली बच्चा यानी जिसमें जो बुद्धि लब्धांक है वो एवरेज से ज्यादा है। दोनों बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप यानी उसमें क्या हस्तक्षेप करें कि बच्चा चल रहा है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर दिया हमने, कोई रुकावट की है, तो वो किस पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, दूसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, तीसरा है उनके प्रति स्नेह होने के नाते, और 4 है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो उनका हस्तक्षेप किस पे निर्भर करेगा, यानी उनमें प्रतिभाशालीता का गुण और सृजनात्मक गुण भी है। अगर हमने क्या किया, हस्तक्षेप किया, तो वो किस बात के कारण किया वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है उनका हस्तक्षेप है वो। तो 18 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 19 नंबर क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी नहीं वाला बताना है, ठीक है। पहला है एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, तीसरा है उनके दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधि का समावेश, 4 है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ये फटकार लगाने वाला ये क्या है, ये उपयुक्त तरीका नहीं है। बाकी छोटे अगर हम किसी जो कार्य दे रहे हैं उसको छोटे छोटे खंडों में बांट के देंगे तो बच्चा कर लेगा, क्योंकि छोटी चीज जल्दी हो जाएगी तो बच्चा करने में उसकी रुचि भी जिज्ञासा भी पैदा होगी और बच्चा छोटे छोटे पार्ट में करके उस चीज को सोल्व भी कर देगा। तो ये तो तरीका अच्छा है। अधिगम के वैकल्पिक तरीके पेशकश कर यानी जो चल रहा है आजकल उस हिसाब से उसको पढ़ाया जाए तो वो भी ठीक है। उनके दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधि यानी उनको खेल कूद वगैरह कुछ और पढ़ाई के अलावा भी कुछ और करवाया जाए तो वो भी ठीक है। पर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं होगा कि फटकार लगाने वाला, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 20 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न यानी कोई बच्चा अलग अलग सोच रहा है तो वो किस तरह की पहचान है, वो क्या बता रहा है कि ये बच्चा कैसा है, इसमें कोई कमी है या ज्यादा है, ठीक है, वो बताना है आपको। विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है या प्रत्यस्थायी है, क्या है वो बच्चा वो आपको बताना है। अलग सोच रहा है बच्चा तो क्या होगा वो बच्चा, तो वो बच्चा होगा सृजनात्मक, क्रिएटिव बच्चा होगा। यानी ठीक है एक समस्या दी है उसका सॉल्यूशन हर कोई निकाल के लाएगा, और सबसे अलग जो अब तक किसी के दिमाग में ना आया कुछ ऐसा सोचने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, अलग सोचा है उसने तो अलग अलग सोच हो गया, पैटर्न अलग हो गया उसका, तो क्रिएटिव बच्चा कहलाता है वो। 20 में 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? पहला दिया है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, तीसरा दिया सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, 4 दिया हुआ है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन, यानी कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपको कि टीचर बच्चों की समस्या सोल्व नहीं कर रहा है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है, तो ये जो तरीका है इसमें क्या कर रहे हैं टीचर, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों से पूछ रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं, बाकी सब में कुछ दोनों की भागीदारी है, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो राइट हो जाएगा 21 का, कि ये कोई तरीका नहीं है जिसमें बच्चा
समस्या हल करने के बारे में लग रहा है। 21 का 4 नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, कौन सा हमारा एक इमोशन है, आपको वो बताना है। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। ठीक है, तो कौन सा आपको लग रहा है जो एक संवेग है? ठीक है, आप देखिए इसमें कौन सा एक संवेग है, और जो संवेग है वो हमारे किससे संबंधित होते हैं? बुद्धि से, हमारे विकास से इनका संबंध होता है संवेग का। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जो डर है वो क्या है? एक हमारा संवेग है, फियर। ठीक है, बाकी जो उत्तेजना है वो हमारी क्या, एक मूल प्रवृत्ति आ जाएगी। स्मृति हमारा मानसिक एक स्तर हो जाएगा, ध्यान भी। ठीक है, तो जो डर है वो क्या है? एक संवेग है। क्या आ जाएगा? 22 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यानी बच्चे ने वहां पे अनुभव किया है कि उसने देखा है कि बूथ में से दूध निकल रहा है, तो उसने वो ही देखा है। ठीक है, तो उसको क्या पता है कि बूथ में से दूध निकल रहा है, वो उसने अनुभव किया है, देखा है, प्रत्यक्ष। ठीक है, जाना है, उस चीज को अवलोकित किया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कहाँ बच्चे आपकी क्या स्पष्टीकरण देंगे इसके बारे में। पहला दिया, बच्चे को दुनिया बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। दूसरा दिया, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। तीसरा है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। चार है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो उसने अनुभव किया था इस चीज का कि उसने बूथ में से दूध निकलते देखा, तभी तो उसने वो जवाब दिया। अगर उसको जो समझाया जाएगा कि इसमें ऐसे होता है, दूध हमें गाय से, भैंस से, बकरी से, एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो वो चीज समझ जाएगा। पर अभी उसने क्या अनुभव किया? अभी उसने सिर्फ दूध में से दूध को निकलते देखा है, तो क्या है, बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये इसमें राइट रह जाएगा। 23 का 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 24 क्या दिया हुआ? 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन क्या दिया? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। तीसरा दिया, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। चार दिया, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे समाज पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं। तो कौन सा अफसर ऐसा है जो बेहतर बता रहा है कि ये शिक्षक की जो भूमिका वो अच्छी है, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। अनुशासन बनाना ठीक है, ये जरूरी है, पर इससे महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं कह सकते हम। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को ही पढ़ाना, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं देना, तो ये भी नहीं। और क्या आएगा इसमें? और क्या दिया हुआ है? और जो 3 नंबर, पाठ्यक्रम का समय पर, यानी जो पाठ्यक्रम दिया है उसको टाइम पे कंप्लीट करना, क्या है, यही एक शिक्षक की भूमिका है? नहीं। 4 पे क्या दिया? आराम के लिए जगह बनाना, यानी ऐसा माहौल देना बच्चों को, ऐसे कि आप, ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा, आप एक दूसरे से विचार विमर्श करो, अपनी बात है वो रखो, फिर मुझसे पूछो या एक दूसरे से बात करो। वो सब क्या है, एक शिक्षक की भूमिका अच्छी है, महत्वपूर्ण है वो। तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा 24 में। 25 क्या दिया हुआ? 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यानी एक अच्छी शिक्षा, जिसमें जो ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो बच्चे के जीवन से संबंधित है और बच्चा उसका अपने जीवन में उपयोग अनुभव कर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। दूसरा, वह कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के जो बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके हो। तीसरा, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो।
4 है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? तो इसमें ऐसे जो है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, ठीक है, निर्धारित नहीं कर रखा है कि आज हम ये करेंगे कल वो करें, ठीक है, एक योजना होती है पर पहले से इतना पहले नहीं है कि उसको 10-15 दिन पहले निर्धारित कर दिया कि उस दिन खेल होगा, उस दिन पढ़ाई होगी, नहीं। खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के जो बाल साहित्य है ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी यानी जब बच्चे को जरूरत होता है वो उसको चीज उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था वो है हमारी समृद्ध शिक्षा। तो ये इसमें आ जाएगा 25 में 2 नंबर ऑप्शन राइट। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया होगा? 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी जो पाठ्य पुस्तक है उनकी क्या भूमिका है, पाठ्य पुस्तकों को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकें ठीक है एक अभ्यास का एक हमारा क्या है साधन है, यानी इनको एक साधन के रूप में लेना चाहिए, साधन ही बनाना चाहिए, ये एक साधन है, ठीक है। तो पहला क्या दिया, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दूसरा, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तीसरा, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चार है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको है जो इसमें सही रहेगा? इसमें रहेगा जो हमारा पहला ही ऑप्शन है कि कक्षा में उपलब्ध संसाधन, यानी उनके साथ हम और संसाधनों का उपयोग करते हैं पर ये सबसे अच्छा संसाधन है, यानी हर बच्चे के पास उपलब्ध होगा ये, ठीक है। तो ये उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है जो पाठ्य पुस्तक है हमारी। 26 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 27 क्या दिया हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ब्लैंक से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ जो 2005 है ने अपनी समझ कहाँ से की है वो आपको बताना है, यानी किस पे आधारित है ये, क्या ये व्यवहारवाद पे है या मानवतावाद पे या चयनवाद पे या संज्ञानात्मक है, यानी सिर्फ हमारे ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? 27 में तो किस पे आधारित है ये? चयनवाद पे आएगा, यानी एक निर्धारित कर रखा है हमने, तो ये वहां से इसने क्या किया, जो सब कुछ है वो वहीं से निर्धारित किया। तो 27 में क्या आ जाएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कक्षा में बच्चे प्रेरित है, और प्रेरित कौन सा? आंतरिक रूप से, कि उस बच्चे को लग रहा है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, उसको इच्छा है उस चीज को करने की, रुचि है। कौन सा बच्चा है, कौन सी कक्षा है वो आपको बताने। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तीसरे, वे सभी उपस्थिति में नियमित है। चार, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो हाँ, ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो राइट रहेगा, ठीक है। नियमित आते हैं तो नियमित तो और किसी कारण से भी आ सकते हैं, प्रेरित होने का नहीं। अनुशासन में रहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो ये एक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, जो बना रखा है उसका पालन करें, प्रेरित के बारे में नहीं बता। अगर बच्चा जो टीचर ने कोई अवधारणा को स्पष्टीकरण दिया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, तो टीचर के और बच्चे के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो अच्छा है, तभी तो बच्चा अपनी बात व्यक्त कर रहा है, टीचर उसको समझा रहा है, तो वो बच्चा प्रेरित है। क्या आ जाएगा? 28 में जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए, ठीक है। पहला दिया नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा दिया कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। चार दिया शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, यानी बच्चे को कोई समस्या है अगर टीचर उसको जानेगा समझेगा तभी तो सोल्व करेगा। तो ये क्या है? एक उपयुक्त तरीका है बच्चे के अधिगम को सुधारने का। 29 में क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 30 नंबर, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करेगा, यानी जो अनुशासन में बच्चा रहता है वो उसके अधिगम में कैसे मदद करेगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
पहला दिया बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दूसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए। तीसरा है शिक्षकों को निर्देश देने में। और चार है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो क्या आएगा इसमें? जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित करने के यानी और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन जरूरी है। यानी एक व्यवस्था तो होनी चाहिए कि बच्चों को ऐसे बैठाना है, ऐसे पढ़ाना है, तो वो सब अनुशासन जरूरी है कक्षा में। ठीक है, तो इसी के लिए जरूरी है, ये इसका मदद करेगा बच्चे को विनियमित करने में और मॉनिटर करने में। तो 30 का आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इस टेस्ट के हमने 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारे 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं सीडीपी के। साइंस के पीवाईक्यू भी आपको करवाए जा रहे हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।